नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है द जीके स्टडी पॉइंट के इस बायो सेशन में। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी से एक नया सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे बायोलॉजी। तो चलिए हम सीखते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। पहले जीव विज्ञान में केवल एनिमल्स को ही माना जाता था कि केवल एनिमल्स ही जीव जंतु हैं, लेकिन बाद में जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया। तो यहाँ से हम जीव विज्ञान को दो भाग में बांटे। तो जो जीव विज्ञान है इसके पिता हैं अरस्तु। इसके पिता हैं अरस्तु। इसके पिता लिखते हैं पिता अरस्तु। पिता अरस्तु। इसके पिता हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के पापा हैं अरस्तु। जीव विज्ञान को हम यहाँ से दो भागों में बांटे। जीव विज्ञान को यहाँ से दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। तो एक भाग बना जूलॉजी। एक भाग बना जूलॉजी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और जो दूसरा भाग बना वह बना बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के को यहाँ से दो भागों में बांटा गया। एक जूलॉजी जंतु विज्ञान और एक बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जो जूलॉजी है जंतु विज्ञान है इसके पिता है अरस्तु। इसके भी पिता हैं अरस्तु। इसके भी पिता हैं अरस्तु। और जो बॉटनी है बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रेस्टस। 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 जो बॉटनी है बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। इसमें स्थलबद्ध गति करते हैं और इसमें स्थानांतरण गति करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बायोलॉजिकल भाषा में या बायोलॉजी में हम पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। बायोलॉजी में पेड़ पौधों को कहा जाता है पादप। पादप। और इसमें हम अध्ययन करेंगे एनिमल्स यानी जानवरों का। इसमें हम अध्ययन करेंगे जानवर यानी एनिमल्स। एनिमल्स। और ये पादप यानी प्लांट। प्लांट। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी के पापा हैं अरस्तु। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। एक आपका बॉटनी और एक आपका जूलॉजी। जो जूलॉजी है उसके पापा हैं अरस्तु और जो बॉटनी है उसके पापा हैं थियोफ्रेस्टस। बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे और जूलॉजी में हम जानवरों का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में पेड़ पौधों को हम पादप बोलते हैं, प्लांट, और इसमें हम एनिमल का अध्ययन करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। इसको मिटाएं और इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं। इसको मिटाएं और इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए अब हमको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसमें सेल का। सेल
तो आइए हम सेल को अध्ययन करते हैं। सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। बता दें आप लोगों को कि जो किसी भी जीव की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह कोशिका होती है। किसी भी जीव का जो शरीर का निर्माण हुआ है वह छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह से हुआ है। कोशिका को हम शरीर का सबसे छोटी इकाई कहते हैं। हम कोशिका को सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर ढेर सारे अवयव होते हैं, यानी कोशिकांग होते हैं, जो अलग अलग कार्यों को कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हम कोशिका को बॉडी की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का किसी व्यक्ति का शरीर है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर ढेर सारे अंग हैं, जैसे फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबको मिलाते हैं तो शरीर बनता है। वैसे ही जो कोशिका है, तो कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग हैं और उन्हीं जो अंग हैं, अंगों का अलग अलग कार्य है। शरीर का एक ही अंग हर एक काम नहीं कर सकता, लेकिन कोशिका के अंदर जो अंग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इसीलिए उस कोशिका को हम शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सेल कोशिका हम पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करें कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज किए थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। इसको हम याद कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को, छोटे से चीज़ को यदि हमको बाहर निकालना होता है तो उसको हम हुक का इस्तेमाल करते हैं, हुक से बाहर निकालते हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे कि कोशिका अपने आप में एक छोटा सा अंग है और उसको जब भी निकाला जाएगा उसमें अध्ययन करने के लिए, तो उसको लोग हुक से निकालते हैं। तो उसी के माध्यम से हम याद कर लेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कब किया था? सन 1665 में किया था। सन 1665 में किया था। इन्होंने कोशिका की तो खोज किया, लेकिन किस प्रकार की कोशिका की खोज किया? तो मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका। और जो मृत कोशिका है, उस मृत कोशिका को हम बोलते हैं नेफ्रोसिस। क्या बोलेंगे? नेफ्रोसिस बोलेंगे। मृत कोशिका को हम बोलते हैं नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को हम बोलते हैं नेफ्रोसिस बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 में। किस प्रकार की कोशिका खोज किए थे? मृत कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? तो नेफ्रोसिस के नाम से। किस नाम से? नेफ्रोसिस के नाम से। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है लाइव कोशिका। लाइव मतलब जिंदा कोशिका पढ़ना है। तो अब देखें हम जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वेन लीवेनहॉक। किन किए थे? एंटोनी वेन लीवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? कब किए थे? सन 1674 में किए थे। कब किए थे? सन 1674 में। यहाँ तक दिक्कत? जीवित कोशिका एंटोनी में लेवेनहॉक और मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम अध्ययन कर लें
कि जो कोशिका है ओवरऑल जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जो सबसे बड़ी कोशिका है उस सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। वह है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइक्रोप्लाज्मा, वो है माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये तो ओवरऑल जीवों में है, लेकिन हम बात करें मानव की, मानव में सबसे बड़ी, मानव में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो वह है ओवम, ओवम, ओवम। इसको हम बोलेंगे अंडाणु, इसको बोलेंगे अंडाणु, अंडाणु। ये कहाँ देखने को मिलेगा तो फीमेल में, यानी फीमेल यानी महिलाओं में, ठीक है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो वह है स्पर्म, 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 यानी इसको बोलेंगे हम हिंदी में शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु। यह देखने को मिलेगा कहाँ पर, मेल में, मेल में। तो ओवरऑल जीवों में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम फीमेल में, और मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म मेल में। ये तो छोटा बड़ी कोशिका हो गई। अब हम देखते हैं सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो मानव में, मानव में सबसे, सबसे लंबी कोशिका, लंबी, लंबी कोशिका, तो इसमें जो सबसे लंबी कोशिका है वह है न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। इसको आप ब्रेन भी कह लीजिए, ब्रेन, न्यूरॉन या ब्रेन। जो सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन, ब्रेन। यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे चला जाए, कोई दिक्कत है, आगे चला जाए। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं, मिटा दें, चलिए ठीक है, मिटाते हैं और हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो सेल यानी कोशिका है, तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। जो कोशिका का अध्ययन है, इस कोशिका के अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी, इसको बोलेंगे साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन यानी कोष्ठ में कर लेंगे कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी, ठीक है।
अब हम चले इसके आगे कि जो कोशिका है, कोशिका, तो कोशिका का विभाजन किस में तेज गति से होता है और किस में विभाजन नहीं होता है। तो इसको हम सीख लें कि कोशिका का सबसे तेज विभाजन, कोशिका का सबसे तेज विभाजन, कोशिका का सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन, जो सबसे तेज विभाजन होता है वो होता है लीवर में, लीवर, इसको यकृत भी बोलेंगे, इसको यकृत। जो लीवर शरीर का होता है, लीवर एक ऐसा बॉडी का पार्ट है, एक ऐसा अंग है जो अपने कटे फटे अंगों को, क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर पाने में सक्षम होता है। यह अधिकांश अपने क्षतिग्रस्त अंग को ठीक कर लेता है, लेकिन शरीर के कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे अंग हैं जहां चोट लगने के बाद वहां कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। तो वह कौन से अंग हैं? तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है ब्रेन, 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 ब्रेन में, ब्रेन शरीर का एक ऐसा पार्ट है कि अगर यहाँ पर चोट लगे तो यह अपने जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। आज जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो ये अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब व्यक्ति कहीं जाता है, कहीं आता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, ब्रेन की सुरक्षा के लिए उसे अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता होता है, उसे हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि कहीं चोट लगने पर वह, उसमें की जो कोशिका है वो मृत न हो जाए, मर न जाए। नहीं तो उसमें से कोशिका अगर मृत हो गई तो वह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमेशा कहीं आवागमन करना चाहिए तो हेलमेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोशिका क्षतिग्रस्त वगैरह न हो, चोट वगैरह न लगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया है, आगे चला जाए? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटा दें और आगे चलते हैं। इसको चाहो तो आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं कोशिका के तरफ, ठीक है? इसको मिटाते हैं और चलते हैं। देखिए चलिए हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। तो देखिए कोशिका सेल, तो हम यहाँ अब सीखें कोशिका के बारे में। तो कोशिका का निर्माण, ये कोशिका है, ये कोशिका। वैसे कोशिका इतना बड़ा नहीं होता है, कोशिका को खुद हमको एक छोटे से यंत्र के द्वारा हमको देखना पड़ता है, यह नंगी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन हम समझने के लिए इसका आकार हम बड़ा बनाए हैं। यह जो कोशिका है यह प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। लिख दें इसको हम कि यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। यह अर्धपारगम्य होता है, यह अर्धपारगम्य, यह अर्धपारगम्य होता है, यह अर्धपारगम्य होता है, यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य मतलब कि यह कुछ ही पदार्थों को
बाहर से अंदर प्रवेश करने की अनुमति देगा। अर्धपार का मतलब कि कुछ ही पदार्थों को अंदर से बाहर से अंदर जाने में यह सहायता प्रदान करने का काम करेगा। यह किसका बना होता है? तो प्रोटीन का। इससे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें ये कोशिका के अंदर ढेर सारे अवयव यानी अंग देखने को मिलते हैं। एक तो सोचिए आप ही कि कोशिका अपने आप में एक छोटा सा अंग है। जैसे शरीर है, इसमें हमसे किसी हर जगह कोशिका उपस्थित है। अब कहीं से हमें एक कोशिका को निकालें तो उस कोशिका को जूम करके देखा जाएगा तो उस कोशिका में ढेर सारे अंग देखने को मिलेंगे और उन्हीं अंगों को हम बोलेंगे कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। तो कोशिका के कौन कौन से अंग हैं? तो इसमें होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पहले पे होता है यम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, पहले पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम बात कर लें गोल्जी बॉडी, जी फॉर गोल्जी बॉडी। इसके बाद हम बात कर लें भी से तो वैक्यूल्स, भी से वैक्यूल्स। इसके बाद हम बात कर लें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम बात कर दें तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इसके बाद हम बात करें तो राइबोसोम और इसमें और होता है आपका लाइसोसोम और जो इसके बीच का ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। तो कोशिका के अंदर इतने सारे अंग होते हैं, इसलिए इस कोशिका को हम बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। इतने सारे कोशिका के अंग होते हैं। चलिए अब इसमें से हम एक एक करके कोशिकाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक एक अंग के बारे में करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सूत्रकणिका भी बोलते हैं, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम बोलेंगे सूत्रकणिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूत्रकणिका बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखते हैं। तो इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके जो पिता हैं वह है आल्टमैन। इसके जो पिता हैं वह है आल्टमैन। यहाँ लिख दें इसके पिता आल्टमैन, इसके पिता हैं आल्टमैन, पिता इसके आल्टमैन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाने का काम करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, इसका कार्य है कार्य ऊर्जा बनाने का काम करना, ऊर्जा बनाने का काम करना। यह ऊर्जा कैसे बनाएगा? यह ऊर्जा कैसे बनाएगा? तो जब व्यक्ति सांस लेता है तो सांस को यानी सांस के माध्यम से व्यक्ति अन्य अन्य हवाओं को करता है अवशोषित। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अन्य अन्य गैसों को वह करता है अवशोषित। तो जब व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के मार्ग बहुत ज़्यादा हैं। जब आपको श्वसन पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा, जैसे नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियो, ब्रोंकियोलस और एलोवेली। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो हृदय है, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े के माध्यम से जो वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। कहाँ पर? कोशिका में, कोशिका के यहाँ। और कोशिका के अंदर इतने सारे अंग हैं और वह ऑक्सीजन को ले जा करके किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, ऑक्सीजन को अवशोषित करना। तो जब वह ऑक्सीजन को अवशोषित करता है तो उसमें एक चक्र चलता है, उसमें एक चक्र चलेगा। आज जब चक्र चलेगा तो कौन चक्र चलेगा?
तो उसमें एक चक्र चलता है जिसका नाम है क्रेब्स नामक चक्र। एक चक्र चलेगा, एक चक्र चलेगा जिसका नाम है क्रेब्स नामक चक्र, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। आज जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो एटीपी का निर्माण होता है। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। आज जब एटीपी का निर्माण होगा तो इससे बनेगा ग्लूकोज, इससे बनेगा ग्लूकोज, इससे बनेगा ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज 38 एटीपी के मिलने से एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी के मिलने से, 38 एटीपी, 38 एटीपी के मिलने से बनता है एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। और ग्लूकोज से व्यक्ति को मिलेगा ऊर्जा, ग्लूकोज से मिलेगा व्यक्ति को ऊर्जा। ग्लूकोज से क्या मिलेगा? ऊर्जा। कितना ऊर्जा मिलेगा? तब 4.2 किलो कैलोरी। कितना मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी इसको ऊर्जा मिलेगी। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। कितना? 4.23 किलो कैलोरी, 4.23 किलो कैलोरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाने का काम करना है। माइटोकॉन्ड्रिया के पिता, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोजकर्ता कौन थे? आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक क्रेब्स नामक चक्र चलता है। जब क्रेब्स नामक चक्र चलेगा तो एटीपी का निर्माण होगा। जब एटीपी का निर्माण होगा तो 38 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज से व्यक्ति को मिलेगा ऊर्जा। कितना ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। कोई दिक्कत? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी। इसके आंतरिक भाग को, इसके आंतरिक, इसके आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। इसको बोलेंगे क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी। इसे पावर हाउस गृह बोलते हैं, इसे पावर हाउस गृह, पावर हाउस गृह, पावर हाउस, हाउस गृह। शक्ति का गृह भी कह सकते हैं, शक्ति का गृह, शक्ति का घर, शक्ति का गृह या घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? ऊर्जा बनाने का काम करना। इसकी खोजकर्ता कौन है? आल्टमैन। इसमें क्या होता है? इसमें यह ऑक्सीजन को शोषण करने का काम करता है, नहीं, ऑक्सीजन को करता है अवशोषित। जब करेगा अवशोषित तो इसमें क्या बनेगा? एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी। फिर क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। कितना ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। इसको हम शक्ति का गृह, पावर हाउस ऑफ गृह कह लें या शक्ति का घर कह लें। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगा? आपको लिखना है तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। फिर इसके हम आगे चलते हैं, इसके हम आगे चलते हैं। चलिए इसके हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दें और हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं और हम इसके आगे चलते हैं। चलिए देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, लेकिन बॉडी के जो हर एक अंग हैं, हर एक अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर एक अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई अंग ज़्यादा काम करता है, कोई अंग कम काम करता है। तो जो कम काम करेगा उसकी ऊर्जा कम खर्च होगी, जो अंग ज़्यादा काम करेगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है, कोई धावक है, कोई धावक है दौड़ेगा तो उसकी ऊर्जा पैर में ज़्यादा होगी, उसको दौड़ने में पैर में ऊर्जा ज़्यादा चाहिए।
हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, तो जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में बोलता है उसको जिह्वा में ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। नहीं तो जिह्वा में ऊर्जा कम रहेगा तो वह 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा, उसके बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा। कोई किसी को हाथ से पीट उठ रहा है तो हाथ में चाहिए ऊर्जा। तो जो शरीर का अंग है उन शरीर के अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन अभी धावक दौड़ रहा है, पैर की ऊर्जा खत्म हो जाए तो पैर की ऊर्जा कौन देगा? हम बोल रहे हैं, हमारे जिह्वा की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो जिह्वा को ऊर्जा कौन देगा? तो जिह्वा को ऊर्जा और पैर को ऊर्जा, यानी जिस अंग को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने का काम करता है, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। हम सीखें अब गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। इसका काम होता है ऊर्जा का स्थानांतरण करना। इसका जो कार्य है, इसका जो कार्य है वह ऊर्जा का स्थानांतरण करना, ऊर्जा का स्थानांतरण, स्थानांतरण, इसका काम है ऊर्जा का स्थानांतरण करना। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को ले जाने और ले आने का काम करना। इसको हम बोल सकते हैं ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन, परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। तो यह किसका काम है? गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आने का काम करना, ऊर्जा का परिवहन करना या ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ऊर्जा को स्थानांतरण करने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो कैमिलो गोल्जी थे। कौन थे? कैमिलो गोल्जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आगे चलें? चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो आपका गोल्जी बॉडी था। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स हिंदी में लिख देते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, इसका काम क्या होता है वैक्यूल्स का? कि देखिए हम लोग भाई सुबह से लेके शाम तक या जब जब हमको प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीने का काम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति पानी पीता है तो पानी पीने के कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि पानी सब समाप्त हो गया, पानी सब समाप्त हो गया। जब हम पानी पीते हैं तो हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट में पानी बज सा रहा है, पेट में पानी हिल सा रहा है। लेकिन हम जब कुछ समय बाद 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि फिर दौड़ें या सोएं या जो इच्छा करें तो पानी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, पानी सब समाप्त हो जाता है। तो पानी जाता कहाँ पर है? वो पानी जाता कहाँ पर है? तो जब व्यक्ति पानी पीता है या कोई जीव पानी पीता है तो उस पानी को अवशोषित करने का काम करता है आपका वैक्यूल्स। पानी को सूखने का काम करता है वैक्यूल्स। तब वैक्यूल्स, इसके कार्य को लिखें तो इसका कार्य है, इसका कार्य, इसका कार्य है पानी को अवशोषित करने का काम करना। पानी, पानी को अवशोषित करने का काम करना, पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है, पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। पानी को अवशोषित करने का कार्य कौन करेगा? वैक्यूल्स। कौन करेगा? वैक्यूल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं ना? कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं? इसको एक बार लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए एक बार इन सब चीज़ों को हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा बायोलॉजी। तब बायोलॉजी है तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जो जीव विज्ञान के पापा थे वह अरस्तु थे। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक भाग आपका जूलॉजी और एक भाग आपका बॉटनी। तो जो जूलॉजी था, जूलॉजी के पापा थे अरस्तु, और जो बॉटनी है, बॉटनी के पापा थे थियोफ्रेस्टस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जूलॉजी है उसमें हम एनिमल्स यानी जानवरों का अध्ययन करेंगे, और जो बॉटनी है उसमें हम पादप का अध्ययन करेंगे यानी पेड़ पौधों का। इसके बाद हम सीखे कि कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका को हम शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम होता है। कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं हमने सीखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। हमने पढ़ा कि जो ओवरऑल जो जीव हैं उनमें सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। लेकिन मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम फीमेल में, मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म मेल में, और मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन किसमें होगा, तो लीवर में होता है। ये अपने कटे फटे भागों को स्वतः ठीक कर पाने में सक्षम होता है। कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ब्रेन में नहीं होता है। इसको हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि ये जो कोशिका है, कोशिका प्रोटीन की बनी होती है, यह अर्धपारगम्य होती है, और कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग होते हैं। और कोशिका में हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पापा हैं ऑल्टमैन, खोजकर्ता ऑल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, ऊर्जा बनाने का काम करा। यह ऑक्सीजन का शोषण करता है। जब शोषण करेगा तो इसमें एक चक्र चलेगा जिसका नाम है क्रेब्स चक्र, फिर एटीपी बनेगा 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एट्रिसिन ट्राईफॉस्फेट होता है, और एटीपी के माध्यम से बनेगा ग्लूकोज, यानी 38 एटीपी मिलकर बनाएंगे एक ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलेगा व्यक्ति को ऊर्जा। कितना ऊर्जा, 4.23 किलो कैलोरी ऊर्जा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी, इसे पावर हाउस का घर बोलते हैं। इसको हम पढ़ लिए थे। इसके बाद पढ़े कि जो ऊर्जा बनेगी उसको, ऊर्जा को हर एक अंग को जरूरत है, तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, ले जाने, ले आने या स्थानांतरित करने काम कौन करेगा, तो गोल्जी बॉडी करेगा। इसको हम पढ़ लिए थे। फिर वैक्यूल्स हमने सीखा कि जो पानी हम पीते हैं, तो पानी हमारे शरीर में कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, तो पानी जाता कहाँ है, तो पानी को सूखने का कार्य करता है वैक्यूल्स। कौन सूखता है, वैक्यूल्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज आप इतना सीखे। इसकी जो आगे का जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बनाया जाएगा, तो अब आगे की वीडियो है जो सिलेबस है उसको आगे बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बायोलॉजी सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा होगा सेशन, आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर करें। अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को विजिट कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी आपको वीडियो बनाया जाए तो आपके यहाँ पहुँचे और आप अच्छी खासी जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।